नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ राजस्थान के भीलवाड़ा से खबर। भीलवाड़ा के संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा द्वारा आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय संकाय विकास कार्यक्रम FDP आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रणालियों को एकीकृत करना NEP 2020 परिप्रेक्ष्य का समापन हुआ, जिसमें देश भर के शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और प्रबुद्ध व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शैक्षणिक और प्रशासनिक विकास केंद्र के तत्वाधान में किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान प्रणालियों की प्राचीन परंपराओं और आधुनिक शिक्षा में उनकी प्रासंगिकता को समझना और उनके समावेश करना था। प्रोफेसर प्रीति मेहता, डायरेक्टर, ने बताया कि 5 दिनों तक चल रहे इस कार्यक्रम में 10 सत्र आयोजित किए गए, जिनका नेतृत्व विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने किया। इन सत्रों में प्रबंधन, मानविकी, चिकित्सा विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अरुण कुमार, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने की। उन्होंने भारतीय परंपराओं और आधुनिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर SN मोदानी, वाइस चेयरमैन संगम समूह के, ने समृद्ध भारतीय वैदिक संस्कृति का व्यक्ति के जीवन में महत्व पर अपने विचार रखे। संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना एवं प्रोफेसर राजीव मेहता, कुल सचिव, ने कार्यक्रम की सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए सभी प्रतिभागियों और आयोजकों को बधाई दिया। समापन सत्र में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर मानस रंजन, उप कुलपति, ने इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। यह कार्यक्रम भारतीय शिक्षा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर सीमा काबरा एवं डॉक्टर श्वेता बोहरा ने किया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य था कि यहाँ पर मैं पार्टिसिपेट कर पाया। ये जो है इंडिया की हिस्ट्री तो इतनी रिच है ही, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसकी वजह से इंडीड अपने को अपॉर्चुनिटी है कि अपन मॉडर्न नॉलेज जो है, सारा जो है डेवलपमेंट्स हो रहे हैं AI रिलेटेड, उनको और अपनी जो रिच हिस्ट्री है उन दोनों को कंबाइन करें और अपने आप को फ्यूचर में भी वर्ल्ड लीडर बनाने का वापस जो प्रयास है इंडिया का, उसको बढ़ाने की कोशिश करें। क्या कहना चाहेंगे सर इस आयोजन के बारे में? नहीं, एक अच्छा प्रयास है और ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटी की जो एसोसिएशन है उन्होंने प्रोग्राम संगम विश्वविद्यालय को दिया एंड काफ़ी फैकल्टीज़ ने अपने विचार रखे और जो इंडियन वैल्यू सिस्टम है, कल्चर सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, कैसे इवॉल्व हुआ, उसके बारे में काफ़ी लोगों ने ज्ञानवर्धन हुआ। और आशा है कि जो इंडियन हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वेद पुराण से लेकर के और आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, उसको जैसा डॉक्टर रमेश शारदा साहब ने, जो आप USA में विराजते हैं, आपने बताया कि कैसे इंटीग्रेशन करके इंडियन वैल्यू सिस्टम को आज के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से भारत की विकास के लिए और भारत को विकसित देश के रूप में स्थापित करने में बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाएगी। बिकॉज भारत एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पे सबको साथ लेने का, त्याग की भावना, वसुधैव कुटुम्बकम की जो बात करता है वो भारतीय शास्त्री इस बारे में बात करता है। सभी धर्मों को अपनों को साथ में लेकर चलने की जो प्रेरणा सनातन धर्म देता है, सबको, सभी चीज़ों को, कल्चर वैल्यूज़ को, जो आपने भी बोला कि अच्छे विचारों को एक तरफ लेकर के उससे कैसे अच्छा विश्व बने, उसके प्रति भारतीय संस्कृति ही ये है जो सबको साथ में लेकर आगे बढ़ सकती है, जो कि बहुत ही पुराने इतिहास, वेद पुराणों से लेकर के सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर कि भाई कैसा समय होगा और कैसे भारत अपना योगदान देगा आने वाले समय। एग्जैक्टली, दोनों जो कॉम्बिनेशन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की लीडरशिप भी इंडिया करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अपना जो हिस्टोरिकल वैल्यू सिस्टम जो है उसको साथ ला करके एक तरह से अलग लेवल की लीडरशिप आने का चांस रहेगा इंडिया से भी अधिमान्यता प्राप्त है। और राजस्थान में 56 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से मात्र 7 यूनिवर्सिटीज को ही नेट का मान्यता प्राप्त है। रिसेंट IIRF सर्वे के अनुसार संगम विश्वविद्यालय को पूरे राजस्थान में
निजी विश्वविद्यालय में तीसरी रैंक प्राप्त है सर, और ऑल इंडिया में यह रैंक 37 थे, जबकि पूरे देश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 1000 के आसपास है। तो ये जो अचीवमेंट्स हैं, इसके लिए मैं सारा श्रेय संगम के होनहार शिक्षकों को और विद्यार्थियों को देना चाहता हूं। जिस प्रकार का सीरियस एकेडमिक एटमॉस्फेयर यहां पर बना है, जिस प्रकार से विद्यार्थियों का बड़ी संख्या में चयन हो रहा है, और शारदा साहब और अरुण सर को मैं बताना चाहूंगा कि अब स्थिति यह है कि संगम ग्रुप ही सबसे पहले प्लेसमेंट के लिए आता है, और जो मेन क्रीम हमारे स्टूडेंट्स हैं वो संगम समूह में ही कार्यरत रहते हैं। उसके बाद में देश के अन्य प्लेसमेंट कंपनीज को आने की इजाजत होती है। तो इस प्रकार से सर विद्यार्थियों का जो यहाँ पर पाठ्यक्रम है उसमें व्यवहारिक शिक्षा का भी बहुत अधिक समावेश किया जाता रहा है। ये जो विषय था आज भारतीय ज्ञान परंपरा का, इसमें जैसा कि आपने ब्रीफ रिपोर्ट में सुना, देश के लब्ध प्रतिष्ठित प्रोफेसर्स को यहाँ बुलाया गया और उनके व्याख्यान हुए, जिनमें से एक हमारे साथ में अभी आज जो जस्ट एक सेशन हुआ प्रोफेसर अशोक गुप्ता सर का, मैं चाहूंगा सर एक बार आप थोड़ा खड़े होकर हमारे विद्यार्थियों को भी दर्शन दें। प्रोफेसर अशोक गुप्ता सर रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज से, और इस प्रकार से हमने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर पीएन मिश्रा साहब को, जो ऑफिशिएटिंग वीसी भी रहे। सामवेद में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीजें वहां से निकली हैं, और इनका जो सबका जो वेद, जो ऋग्वेद की हम बात कर रहे हैं, वो सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। और ये वेदा में क्या लिखा है, 1028 इसमें मतलब जो सूक्तास हैं, और सूक्त किस तरीके से हैं, उसमें संगीत को और वर्णमाला को डिफाइन किया गया है। दूसरा आपका यजुर्वेद है, वो वर्शिप नॉलेज देता है आपको। क्या देता है? वर्शिप नॉलेज। और उसके अंदर कितने श्लोक हैं, मतलब ये जो है उसमें आपको सेकंड ओल्डेस्ट वेदा है। थर्ड आपका है सामवेद, उसमें भी जो अलग टाइम टू टाइम निकला है। अगर अपन बात करें तो ऋग्वेद का जो हुआ 1028 बीसी में हुआ है, उसके बाद यजुर्वेदा आपका हुआ है 1100 से 1800 बीसी में हुआ है। फिर आपका सामवेद जिसमें दिया कहते वेदा इज मेलोडीज एंड चैंट्स इज सामवेद है, ये कौन से में हुआ है, 1200 से 1800 तक। फिर आता है आपका अथर्ववेद, ये होता है ऋषि का जो वेद है। ये अथर्व मीन्स फायर, व्हाट डू यू मीन अथर्व, फायर। और ये नेम आफ्टर अथर्ववेदा ब्रॉट फायर टू अर्थ फ्रॉम द हेवन। तो जो पंच तत्व में जो अग्नि है वो कहां से आई है, वो इस दौरान आई है। तो ये सब थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ बताया है चारों वेदा के बारे में। फिर What do you do with respect to students being allowed to use ChatGPT or one of these tools to do their homework or to do their term paper and so on? When they apply for jobs, do the companies look at their resume, their CV, biodata, whatever you want to call it, and see if it was generated by ChatGPT or by the student? So we look at all those challenges, and all I will start with saying is that the first thing is to recognize that we tend to overhype the potential of any technology in the short run, but we usually fail to understand the real impact of that technology in the long run. Okay, so you're not going to lose your jobs immediately. The students will still find jobs, but over time things are definitely changing, and therefore we need to be better prepared as faculty members and certainly as students to deal with these new technologies that are coming up, and change our skill set to include more things which will relate back to the integrated knowledge system idea.
requires us to become better communicators, better team members, learn how to be better team members. You know, I have a textbook in data science area that includes machine learning, AI, and a professor at one of the major schools in the US, Northwestern University, gave ChatGPT all of my textbook assignments. And in basically one long weekend, Saturday and Sunday, the ChatGPT generated about 95% correct Python code for all of the exercises that were there in my book. And that's scary because we spent a whole semester teaching it. And now this one weekend, pretty much everything was done. So what will be your value add in the society? Well, I've said on that front, first of all, in the end, he taught a semester-long course. This professor changed all his exercises so that they were not exercises just about regurgitating and reproducing the code, but explaining the logic and so on, and the students still earned from A grade to F grade. The grade